इससे अलग एक चूँकि आपने राजस्थान का ज़िक्र किया, तो मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो 2 नेता हैं, वसुंधरा हम्म, राजे सिंधिया राजस्थान में और हाँ, मध्य प्रदेश में उमा भारती। वो दोनों लोग काफ़ी अपना एक अलग रुख दिखा रही हैं, नाराज़गी व्यक्त कर रही हैं। तो क्या आप इसको नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत नेतृत्व माना जाता है, उसके संदर्भ में आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, पिछले लंबे अरसे से ये देखा गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा का जो आला कमान है, उस वो कांग्रेस के आला कमान के मुकाबले तो कुछ मजबूत दिखता है, लेकिन वो राज्य के स्तर पर जो सिर्फ भाजपा में सिर्फ फुटअव्वल है और उसकी जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी को थाम पाने में और संयमित कर पाने में नाकाम रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश के चुनाव में आया था। हिमाचल प्रदेश के बागियों ने नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके उनसे अपील की कि आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की भी बात नहीं मानी और कई जगह बागियों की वजह से भाजपा वहां चुनाव हार गई। फिर धूमल परिवार में और नड्डा परिवार के बीच में जो अनबन थी, वो अनबन कभी भी खत्म नहीं हुई। उस अनबन की वजह से धूमल धूमल के प्रभाव वाले सारे इलाकों में भाजपा के उम्मीदवार हार गए। अब आप कर्नाटक में आइए। कर्नाटक में जो लिंगायत लॉबी है, जो भाजपा के ऊपर काबिज थी, जिसका जिसका जिसके जिसका नेतृत्व येदियुरप्पा के हाथ में था, उस लॉबी को आला कमान नियंत्रित करने में नाकाम रहा। तो भारत ये अब ये स्थिति जो है ना, वो आप राजस्थान को भी देखिए। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने भाजपा आला कमान की बात कभी नहीं मानी। जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी वो नहीं मानती थी, अब वो विपक्ष में है, वो तब भी नहीं मानती, कभी नहीं मानी उन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान की तारीफ चाहे कितनी होती रहे और शेखी कितनी भी बघारी जाते रहे, राज्यों की राजनीति में आप कह सकते हैं कि गुजरात की भाजपा को छोड़कर बाकी और दूसरे प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो बहुत ज्यादा आला कमान के कहने में नहीं चलते। अब आप देखिए, जब पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी आला कमान की बहुत सी बातों को मानने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि जिस बड़े एक अफसर को वहां भेजा गया था, उसने उसे मंत्री मंत्री बनाने से भी इनकार कर दिया था। तो ये होता है। आला ऐसा नहीं है कि आला कमान सब पूरे प्रदेशों में सब तरह की राजनीति को एक इशारे से अपने ठीक कर सकता हो। और अगर उमा भारती अलग से चुनाव लड़ती है, तो क्या ये भाजपा को नुकसानदेह हो सकता है या वो उनकी राजनीति अब बीत चुकी है? मुझे लगता है कि अब वो राजनीति में उतनी बड़ी ताकत नहीं रही, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश का जो लोधी समाज है, वो शायद उन्हें अपना नेता मानता होगा, तो उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जो पिछड़ी पिछड़ी जातियों के वोटर हैं, वो दरअसल शिवराज सिंह चौहान के जरिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा जुड़ गए। शिवराज सिंह चौहान भी तो पिछड़ी जाति से आते हैं ना, तो वो उसकी वजह से वो नेतृत्व उधर चला गया। एक जमाने में उमा भारती हुआ करती थी। एक आखिरी सवाल मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर है। तो क्या ये लगता है कि चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आएँगे, वैसे-वैसे इस तरह की माँगें और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और देखिए, राजनेताओं ये को बहुत पुराना मसला है। मराठों ने बहुत बड़े-बड़े, लंबे और खामोश जुलूस निकाले थे, मौन जुलूस निकाले थे। वो अपने आप में एक तरह की खास तरह की घटना थी कि बहुत बड़े पैमाने पे एक जुलूस निकल रहा है, बिल्कुल चुपचाप। यानी उनका प्रतिरोध करने का उनका तरीका था और उनकी ताकत दिखाने का भी उनका तरीका था। तो अभी तक उनकी मांग अ, नहीं मानी गई है और वो अपनी मांग के ऊपर दृढ़ है। इसका इसका भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अपने गिरेबान में मुँह डाल के देखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया ताकि उनके वोटों को वो कांग्रेस की झोली से निकाल सकें। उसके बाद से आज तक राजस्थान के जाट जो बहुत बड़ी और प्रभावशाली कम्युनिटी है, वो जिसकी तरफ झुक जाते हैं, वो चुनाव जीत जाता है, वो भाजपा के साथ चले गए। इसका असर बहुत ही दूरगामी और नुकसानदेह हुआ आरक्षण की नीति के ऊपर। जितनी भी शक्तिशाली और दबंग समुदाय थे, उनको लगा उनको भी आरक्षण मिल सकता है। तब गुर्जर लोग अलग आरक्षण की मांग उठा रहे हैं, मराठा अलग आरक्षण की मांग उठा रहे हैं, तो ये सब चलने होने लगा बड़े पैमाने पर। अन्य प्रदेशों के जाटों ने भी ये सब मांगे करना शुरू कर दी। तो ये इससे आरक्षण की नीति को बहुत नुकसान हुआ और मराठे जो मांग उठा रहे हैं। अब दिक्कत की बात क्या है कि हर समुदाय के अंदर गरीब लोगों की संख्या काफी है। जब आपने ईडब्ल्यूएस कोटा दे दिया, तो आर्थिक रूप से विपन्न कमजोर ऊंची जातियों को भी आपने आरक्षण दे दिया, तो एक मराठा जैसी बड़ी और प्रबल उसमें समुदाय में जो गरीब लोग हैं, उनके नाम पर वहां भी आरक्षण मांगा जा सकता है।
तो यही सब हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल तो होगी, हो ही रही है मुश्किल वहाँ पे। फडणवीस के खिलाफ नारे लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम मिलेंगे और देश और देश की राजनीति से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों पर प्रोफ़ेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज के कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आप देश की राजनीति की एक संतुलित और सुचिंतित व्याख्या सुनना चाहते हैं, तो आप नई परख चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अभय सर, धन्यवाद।